आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जब से वर्क फ्रॉम होम या ये ऑनलाइन स्टडीज या घर बैठे ही काम करना शुरू हुआ है, तब से ही एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज पर ब्रेक लग गया है। और इसका रिजल्ट क्या रहा? मोटापा, वो भी खासकर बच्चों में। और ये प्रॉब्लम्स उनके लिए कई और कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर रही है। इसीलिए आज हेलो डॉक्टर में बात बच्चों के मोटापे पर और बच्चों को किस तरह की डाइट दी जाए, इसी पर करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं। बच्चों को बाहर भेजने में पेरेंट्स अब भी डर रहे हैं। नतीजा ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर हो रही है और बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर दिन में 2 बार भी भोजन में सब्जियों और फल का सेवन किया जाए तो मोटापे का खतरा 25% तक कम किया जा सकता है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक 6 से 17 साल तक के बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटे तक मध्यम से तेज फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। घर के अंदर बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर उन्हें फिट रखा जा सकता है। अब आप अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आज हेलो डॉक्टर में दूर हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट से ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि बच्चा जो है वो ओबेसिटी का अगर शिकार है तो ये कैसे पता करें। अगर ये बात पुख्ता हो जाती है कि वो ओबेसिटी का शिकार है तो फिर हम क्या करें, किस तरह की उसे डाइट दें और भी। तो मेरे साथ मौजूद है मीनल शाह, जो डाइटिशियन है। फोर्टिस हॉस्पिटल में ये सीनियर न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनल। थैंक यू प्रतीक। डॉक्टर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो ओवरवेट है और ओबेसिटी है, इसमें क्या अंतर है? प्रतीक, ओवरवेट और ओबेसिटी में अंतर ये है कि वजन कितना ज्यादा है। मतलब पहला अगर हम देखा जाए कि वजन हाइट और वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं BMI, तो सिर्फ वजन नहीं होता है। हाइट और वेट के हिसाब से जब हमारा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना ज्यादा है। यानी पहला लेवल जो बढ़ा हुआ है वो है ओवरवेट। मतलब अगर बच्चों में देखा जाए तो वो हम BMI को ग्रोथ चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं, और ग्रोथ चार्ट पे अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए फॉर लेस देन 5 इयर्स, या फिर 5 इयर्स से 19 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए लेस देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आए तो वो ओवरवेट है। मतलब वो पहला स्टेप है। जब ओवरवेट भी कंट्रोल नहीं कर पाते और वजन और बढ़ता है कंपेयर टू द हाइट ऑफ दैट किड या फिर एडल्ट, तो उसको ओबेसिटी बोला जाता है। यानी ओबेसिटी मेरा आगे वाला स्टेज है। ओवरवेट मतलब अभी भी वो मैनेजेबल कंडीशन में हो जाता है। ओबेसिटी मतलब गारंटीड है बंदे का वजन ज्यादा है, एंड उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन से देखा जाए तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है ग्रोथ चार्ट पे फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स, एंड मोर देन 5 इयर्स टू 19 इयर्स वो आता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउट द ग्रोथ चार्ट रेफरेंसेस। ओके। बेसिकली ओवरवेट इज अ फर्स्ट स्टेप। ओबेसिटी जब उससे भी ज्यादा वजन बढ़ जाता है तब वो ओबेसिटी मेडिकल कंडीशन की तरह डिफाइन होता है कि जैसे हम बोलते हैं डायबिटीज है, या हम बोलते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रॉब्लम्स है, वैसी एक प्रॉपर डिफाइंड चीज हो जाती है कि बंदा ओबेसिटी है। उसे कैसे कंडीशन की तरह हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे की? करंट सिचुएशन में देखा जाए तो एक है कि देयर इज इंक्रीज्ड इनटेक, यानी खाना ज्यादा हो रहा है। सिर्फ बच्चे घर पे है, अगर हम देखा जाए तो उनकी एक्टिविटी काफी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे, तो देयर इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, और उसके कंपेयर में तो फूड इनटेक कम नहीं हुआ है। रादर हम और बढ़ा रहे हैं कि घर पे अगर बीच में बोर होते हैं तो कुछ काम नहीं है तो हम कुछ स्नैक्स दे देते हैं उनको। तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, खाना या तो सेम रहा है या तो बढ़ा है। भले हम ये भी बोल दें कि बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के हैं, बट द
टाइप ऑफ फूड दैट दे ईट अगेन इज क्वेश्चनेबल। ऐसे नहीं कि वो फ्रूट या वेजिटेबल ज्यादा खा रहे हैं, ये हो रहा है कि जो वो पैकेज्ड फूड है, बिस्किट्स है, कुकीज है, या फिर डोमिनोज ऐसी कोई चीज है जो हम ऑर्डर करके खाते हैं, तो बेसिकली खाने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैलोरी डेंस फूड्स है, जितनी उन्हें अभी फिजिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। और इसमें भी ज्यादातर जिक्र है तो ट्रांस फैट आ जाता है या शुगर आ जाता है या ओवरऑल फैट कंटेंट इन खानों का बहुत बढ़ा हुआ रहता है। अगर इसके सामने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो इतना खाता है तो ये दिक्कत नहीं आती। इंक्रीज्ड इनटेक, खाना ज्यादा है, कैलोरी डेंस खाना ज्यादा है रादर, और फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। तो एक तो अभी आपने शुरुआत में हेल्थ और वेट को लेकर आप एक कैलकुलेशन बता रही थी, तो जो कि बीएमआई कहलाता है। तो एक बार मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बीएमआई का कैलकुलेशन बताएं थोड़ा आसान भाषा में कि किस तरीके से होता है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो समझ सके कि बच्चा उनका ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार हो चुका ओके, है। तो जी। इसमें ना प्रत्येक दो चीजें हो जाती है। एक है बीएमआई पहला स्टेप है जिसके लिए हमें हाइट और वेट लगेगा। सो जो हाइट है वो सेंटीमीटर में लेनी है, और जो वेट है वो स्क्वायर लेना है, केजी पर स्क्वायर। मतलब वेट को 2 बार मल्टीप्लाई करके हाइट को उस नंबर से डिवाइड करना है। अगर हम ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, ऑनलाइन बहुत सारी ये वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बीएमआई बहुत आसानी से सिर्फ हाइट और वेट डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसकी इस फीस है, इट इज वेरी फीसिबल, ये अवेलेबल है, एप्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ हाइट एंड वेट ऐड करना है और वो बीएमआई कैलकुलेट करके हमें बता देता है। कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, हाइट डिवाइडेड बाय वेट केजी स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। और ये पहला स्टेप है, ये हमें बीएमआई बताता है विच डज नॉट कंसिडर अगर कोई बच्चा ज्यादा मस्कुलर है। ये एडल्ट में भी तकलीफ हो जाती है कभी कभी कि अगर कोई ज्यादा मस्कुलर है या फिर बंदे का हाइट अच्छा खासा है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से ये बीएमआई प्रोबेबली करेक्ट फिगर नहीं बताता है। बट इसको करने का बेनिफिट ये होता है कि ये हमें तुरंत हो जाता है, मतलब कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एक बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं। इट डजंट टेक मोर देन अ मिनट, और ये एटलीस्ट एक एस्टिमेट दे देता है कि हाइट और वेट के हिसाब से उसका वेट ज्यादा है कम है किस हिसाब में है। बच्चों में एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है उनका ग्रोथ, क्योंकि वो ग्रोइंग किड्स है। सो हाइट मेरी चेंज होगी, वेट ऑब्वियसली चेंज होगा वो ईटिंग पैटर्न से, बट हाइट उनकी बढ़ती ही रहती है। तो इसीलिए उसको ग्रोथ चार्ट पे भी मॉनिटर करना जरूरी है। तो बीएमआई को हमें ग्रोथ चार्ट है जो डब्ल्यूएचओ डिफाइंड ग्रोथ चार्ट है, उस पे हम प्लॉट करके फिर देखते हैं कि वो कहाँ लैंड अप कर रहा है। सो और इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अडल्ट में इजी चीज क्या होती है कि हम हमारा हाइट स्टैग्नेंट है, जो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है हमारे वेट का होता है, तो इसमें बीएमआई हमें मोरलेस कांस्टेंट रहता है अपना, अनलेस पेशेंट का बंदे का वजन अचानक से कुछ बढ़ा या कम हुआ है। पर बच्चों में वो हर बार हमें चेंज होता रहता है। तो हम नॉर्मली बोलते हैं या तो जब भी आप पीडियाट्रिशियन या किसी को विजिट कर रहे हो तब एक बार उनके यहाँ पे कर लो, या फिर अपने पास घर पे बना लो। ये ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल है अगेन ऑनलाइन, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो वो घर पे रख के हम ही खुद एक पीरियड ऑफ इंटरवल ना 15 डेज या 1 मंथ के ड्यूरेशन पे हम खुद वो चेक करते रह सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, उसका वजन की और हाइट और वेट और एज के हिसाब से ज्यादा है कि कम हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो वो वेट थोड़ा उसका लेवल में रहेगा। तो हमें फिर फोकस इतना ही करना है कि भाई वेट बढ़ना नहीं चाहिए, हाइट बढ़ रही है, वो वेट अपने आप हाइट फॉर एज के और वेट फॉर एज के लेवल पे बैठ जाएगा। तो बीएमआई एक चीज है जो बहुत इजीली की जा सकती है, ऑनलाइन भी की जा सकती है, एप्स अवेलेबल है, या फॉर्मूला लाइक आई सेड वो पेपर एंड पेन लेके बैठेंगे तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। पर ग्रोथ चार्ट्स पे प्लॉट करके देखना इज द सेकंड थिंग, जो अगेन या तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास करवा सकते हो, जो 90% केसेस में लोग करते ही है। जब भी बच्चों विजिट करते हैं वो लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कितना बच्चा हेल्दी या अंडरवेट या किस कैटेगरी में आता है। नहीं तो फिर हम घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी वो ग्रोथ चार्ट्स रख के वी कैन कीप प्लॉटिंग, सो हमें भी एक अंदाज रहे कि वो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है अच्छे से, नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो भी एक पता चल जाता है। सो बीएमआई एंड ग्रोथ चार्ट दो चीजें हमें अच्छा, चाहिए घर पे। तो इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन हो गया। एक तो हम अपीयरेंस से भी पता कर सकते हैं कि हम जैसे फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, और कोई तरीके हैं इनके अलावा? सी अपीयरेंस वाला ना थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि हम अंदाज कर पाते हैं बट सारे एक्सपर्ट्स नहीं है।
हम घर पे बच्चों को पेरेंट्स रोज देखते हैं, तो वो अंदाजे करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स या है, बट वो अंदाजे पे काम करने वाली बात गलत हो जाती है। ऑब्वियस डिफरेंस ये होता है कि कपड़े टाइट हो रहे हैं, वो एक चीज हो जाती है कि जो कपड़े रोज उसको नॉर्मली हो रहे थे अब टाइट होने लगे, बट लाइक आई सेड दीस आर ग्रोइंग किड्स, तो ऐसी चीजें थोड़ी इनकंक्लूसिव हो जाती है क्योंकि वो बच्चे बढ़ने वाले हैं, उनका थोड़ा हाइट और वेट बढ़ने वाला है। हमारा कंसर्न ये है कि वो वेट डेंजर रेंज में ना चला जाए और वो इतना ना बढ़े, या फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही और सिर्फ वजन बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो एक तकलीफ हो जाती है कि ट्राउजर्स थोड़े फिट हो रहे हैं या स्लीव्स टाइट हो रही है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है, तो सर्कमफ्रेंस हो जाते हैं। बट ये सारे मेजरमेंट्स है, लाइक आई सेड अंदाजे पे काम करना थोड़ा गलत हो सकता है, उसको कैलकुलेट अगर हम नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स के पास करवा लो। हम ये ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि अचानक से सारे कपड़े टाइट हो गए, क्योंकि इतना ग्रोथ होता है कि रातों रात उसका वजन बढ़ जाए या रातों रात उसके सारे कपड़े टाइट हो जाए। बट एक ट्रेंड आ जाती है कि हाँ, सारे ट्राउजर्स टाइट हो रहे हैं, तो लेंथ में फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्राउजर्स की लेंथ जैसी है वो सही है, लेकिन वेस्ट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइट हो रही है, चेक कर रख सकते ओके। हैं बच्चों पे। और ये जो ओबेसिटी होती है, ये और किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस को मैं एक तरीके से इनवाइट करती है, और क्या क्या अगर कोई ओबेसिटी का शिकार है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे को? कंडीशंस के लिए हम उनको एक्चुअली बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब वो चीजें जो एक दूसरे को फैलती नहीं है, मतलब इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये आगे जाके शरीर के अंदर काफी सारी तकलीफें प्रोड्यूस करता है। जैसे ओबेसिटी की वजह से सबसे पहले तो हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का एक, हार्ट डिसीजेस का, स्ट्रोक का, इट वाज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन 2012। एंड नेक्स्ट कम्स इन इज डायबिटीज, शुगर रेगुलेशंस में तकलीफ हो जाती है। फिर मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब काफी बार वो इतना इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स, विदाउट रीजन देयर इज एन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब वो हाथ पैर या कोई पर्टिकुलर मसल है वो बहुत ज्यादा सूजे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है, जॉइंट इश्यूज हो जाते लगते हैं आगे जाके। एंड देयर आर सम वेरी स्मॉल टाइप ऑफ कैंसर्स वो भी ओबेसिटी से रिलेटेड है। ये मेजर चीजें हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, जो जिसका रिस्क बढ़ जाता है जब बंदे का वजन बढ़ता है, तो ओबेसिटी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके। बाकी बीपी है, हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एक थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि वो एक जहन में रहती है बात आजकल, हम फिजिकल अपीयरेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ इंस्टा रील्स और ऑनलाइन फेसबुक प्रोफाइल्स एंड एवरीथिंग, तो सोशल कम्युनिकेशंस में भी बच्चे बहुत एक्टिव है आजकल, मतलब हम एडल्ट से भी ज्यादा एक्टिव बच्चे हैं, तो वहां पे भी एक साइकोलॉजिकल बिल्कुल। फैक्टर आ जाता है कि अगर वजन ज्यादा है तो दैट वो एक नेगेटिव मार्कर में चला जाता है। ये अलग, लाइक आई सेड इट्स अनदर स्टोरी कि वो बच्चे हैं, ग्रो हो रहे हैं, वजन भी ठीक हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, बट वो तभी एक जो इम्पैक्ट आ जाता है जहन में कि आई एम नॉट फिट, आई डू नॉट फिट इन द प्रोफाइल, कि बाकी सब एकदम ऐसे ही दिख रहे हैं, हम मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है जो साइकोलॉजिकली बच्चों को, ताकि उनका मोरल है वो, मतलब कहीं ना कहीं में बूस्ट करना पड़ता है, वरना वो परमानेंट हो गया जी। तो वो उसकी कैपेसिटी को पहले रिड्यूस कर देगा, तो वो एक और एडेड फैक्टर हो जाता है। और थोड़ा एक छोटी सी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं फैमिली हैज टू प्ले अ गुड रोल हियर, क्योंकि काफी बार ये होता है कि ओबेसिटी इज नॉट जस्ट बिकॉज वो किड ज्यादा खा रहा है, बट बिकॉज प्रोबेबली द एंटायर फैमिली इज ईटिंग लाइक दैट, तो वो समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है, कि वो सिर्फ एक बच्चा है जो ज्यादा चीजें खा रहा है, जो बच्चे खाते हैं फ्रूट्स, उनको फ्रूट से ज्यादा उनको चॉकलेट्स अच्छी लगती है, दैट्स, उनको वैसे ही बड़ा करा गया है कि अगर कुछ अच्छा लगे या फिर कोई पॉजिटिव चीज देनी है, बोलनी है भैया मस्ती नहीं करोगे तो मैं एक चॉकलेट खरीदूंगा, तो वो हमें मार्कर्स भी हमारे जो है इंकरेजिंग फैक्टर्स, ये हम ही खुद ही उनको चॉकलेट वॉकलेट बोल के उनको रखते हैं, तो उनको आदत है बचपन से, वो ट्यून्ड है कि हाँ। अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो चॉकलेट मिलेगा, और चॉकलेट फिर वो स्वीट टूथ हो जाता है, वो पहले ज्यादा खाते हैं। ये भी हो जाता है कि फैमिली ही वैसी चीजें खा रही है, मतलब वो अगर पूरी फैमिली ओबीस है तो हम ये नहीं बोलेंगे हमेशा कि जेनेटिक्स ही रोल प्ले करता है, काफी बार ये भी होता है कि वो जेनेटिक्स नहीं है, वो सबको हेल्दी चीजें, हेवी चीजें खाने की आदत है, इस वजह से भी वो बच्चा थोड़ा ओवरवेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो वही खा रहा है जो फैमिली खा रही है, तो ही इज नॉट ईटिंग आउट ऑफ द ब्लू या कुछ अलग से डिमांड करके नहीं खा रहा है, बट हाँ। सबका खाना पीना इतना हैवी हो जाता है कि वो बच्चे पे इम्पैक्ट आता है,
तो बड़े छोटे भी फिर इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम समझे कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो न्यूट्रिशन है वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इस पर तो आएंगे कि न्यूट्रिशन हम क्या लें, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की कहीं कमी है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? न्यूट्रिशन की कमी एज इन सी नॉर्मली ये होता है कि या तो वो बंदा हम इसे बोलते हैं डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, मतलब या तो वो अंडर नरिश्ड है, अंडरवेट है, या फिर वो ओवर नरिश्ड है या ओवरवेट है, और दोनों केसेस में वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला है। एंड इफ यू लुक एट द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो काफी बार ये होता है कि कुछ उनके ईटिंग हैबिट्स ही सही नहीं होते, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स मिस कर जाते हैं। मतलब बंदा ओवरवेट एंड ओबीस है क्योंकि वो ज्यादा खा रहा है, पर वो ज्यादा स्वीट्स एंड शुगर्स एंड पैकेज फ्रूट खा रहा है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिस हो रहा है। तो उसमें ये कवर हो जाता है कि हमें लगता है नहीं भाई बच्चा बड़ा हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो हेल्दी है क्योंकि वजन ज्यादा है गलत चीजें खाने की वजह से। बट उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मेरे फ्रूट्स में विटामिन ई होता है या नट्स है तो विटामिन ई होता है, तो वो चीजें वो बच्चा खा ही नहीं रहा है और वो मिसिंग है। तो हम काफी बार ये प्रॉब्लम्स भी, अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स भी ओवरलुक कर जाते हैं। एंड एज सच न्यूट्रिएंट नहीं है टू इंक्रीज ओबेसिटी, मतलब वो कोई डेफिशिएंट ऐसे वो न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। बट ये होता है कि जब न्यूट्रिशन सही हो तब हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। मतलब द इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे मैंने बताया, अगर वो सही रखना है तो हमारा फाइबर इनटेक एंड सेलेनियम, सिनेमन, ये सॉरी क्रोमियम हो गया, तो कुछ कुछ माइक्रो खाने में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वो सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये सारी चीजें अच्छे से खा रहे हैं तो वो बाकायदा हमारे खाने में आ जाती है, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। जब हम हेल्दी चीजें स्किप कर देते हैं तब वो चीजें मिसिंग हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम एग्रीवेट करता है। इट मे नॉट बी द रीजन, बट खाना भी गलत था, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिसिंग हो गए, दोनों चीजें ऐड ऑन होके वो ओबेसिटी का प्रॉब्लम थोड़ा और एग्रीवेट कर देता है। प्रॉब्लम ऐसे आती है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे इंसुलिन के लिए मैंने बताया, वैसे काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे हार्मोन्स के लिए भी जरूरी है। होता ये है कि जब वो खाना पीना गलत हो जाता है तब वो ये को फैक्टर्स बन जाते हैं कि वो प्रॉब्लम को जो 5% थी वो उसको 10% कर दिया। बट ऐसे नहीं है कि हमने विटामिन ए मिस कर दिया इसके लिए मेरा वजन बढ़ गया, या मेरा विटामिन सी मिस हो गया तो मेरा वजन बढ़ गया, वैसे नहीं होता। बट को फैक्टर्स है जो प्रॉब्लम एग्रीवेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर, अब मान लीजिए कि पता चल चुका है हमें कि ये ओबेसिटी का शिकार हो चुका है, तो उसके बाद माता पिता को क्या सलाह है आपकी? अब इसके बाद से वो क्या क्या कदम उठाएं? तो पहली चीज ये है कि समझाना है बच्चों को, एज इन नॉट इन अ वे कि हम उन्हें डांटे या चिल्लाए, बट पहले तो प्रॉब्लम रियलाइज करें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, कि वजन ज्यादा है। काफी बार ये होता है कि बच्चे बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे जैसे है वैसे, मतलब हम बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर हमारे लिए बच्चे तो बहुत प्रेशियस हो जाते हैं तो हम उनको नहीं बोलेंगे भाई तू मोटा है। बट ऐसा बोलना भी नहीं है, बट द रियलाइजेशन कि भाई वजन थोड़ा ज्यादा है हैज टू कम इन, और वो पेरेंट्स को ही कन्वे करना है। और पेरेंट्स जब तक अगर उसका एक्सेप्ट करते हैं हर फॉर्म में कि भाई नहीं 90 किलो का है भाई मेरा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हेल्दी है, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए वो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अगर मेरे पेरेंट्स के लिए मैं सही हूँ तो फिर मैं सही हूँ, तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो रियलाइजेशन पहले आना है कि हाँ सही है, बच्चे है, मना नहीं कर रहे, बट वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है तो अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फिर द फर्स्ट स्टेप जरूरी इज है। रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ने ही नहीं वाला, मतलब वो उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं होने वाली। सो आइडेंटिफाई करे, गाना या खाना बंद कर देना है, बट द रियलाइजेशन दैट द वेट नीड्स टू बी लुक्ड एट। सेकंड कम्स इन इज चेंजिंग इन ईटिंग हैबिट्स। अब ये भी पूरे फैमिली को आइडियली साथ में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि हम बच्चों को बोले भाई तू केक और पेस्ट्रीज मत खा, हम खाएंगे, तेरा वजन बढ़ा हुआ है, तो वो भी गलत हो जाता है। हम्म। और वो बच्चा जिद करके आज नहीं तो हम्म। कल खाने वाला है, या फिर वो खा लेगा उसके फ्रेंड्स के साथ रहेगा तभी। तो उसे एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीजें अनहेल्दी है और उसे कट डाउन करनी है। हम जीरो पे नहीं आ सकते हैं, वो बच्चे हैं, उनको मना नहीं कर सकता अब किसी चीज के लिए। तो जहाँ पे अगर वो उसे आदत लगी है कि वो एक टाइम पे एक आधा कुकी का पैकेट खा लेता है, तो वो हम उसको कट डाउन करके 2 और 3 कुकीज तक पहले लेके आ सकते हैं, देन इवेंचुअली बंद कर सकते हैं। और उसको रोटेशन पे रख सकते हैं कि आज कुकीज खाइए तो कल हम कुछ और हेल्दी खा लेंगे, और उसको नई नई हेल्दी चीजें खिलानी पड़ेगी।
क्योंकि वो जब तक नई चीजें ट्राई नहीं करेगा तब तक उसको समझेगा नहीं कि हेल्दी होता क्या है। और अब तक हमें परसेप्शन ये रहा है कि हेल्दी मतलब बॉइल्ड ब्लैंड फूड होता है, बट ऐसा नहीं है। वी नो दैट हम्म, अब हेल्दी फूड बहुत टेस्टी बन सकता है, बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, रेसिपीज पॉसिबल है जो इजीली घर पे भी बन सकती है। तो हमें बस वो इम्प्लीमेंट करके वो बच्चों को टेस्ट करवानी है। एक बार वो टेस्ट करेंगे, उनको समझेगा वो क्या चीज है, तो वो खुद से मांग के खाएंगे। और काफी बार ये भी होगा कि पहले शॉट में वो वर्क नहीं करेगा, कि नई चीजें हैं। हम खुद भी हम्म, बड़े होते हैं तो नई चीजें एक शॉट में टेस्ट नहीं अच्छी लगती हमें। इट टेक्स मोर देन वन अटेम्प्ट, एक दो हम्म, अटेम्प्ट्स लगते हैं वो टेस्ट आइडेंटिफाई करने में, एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो नई चीज है। और बच्चों के केस में तो और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही खा रहे हैं। तो वो 2-3 ट्रायल्स भी लगेंगे, हम्म, ये भी पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि एक शॉट में ऐसे नहीं कि आप उनको सैलेड बना के दोगे तो वो खा लेंगे। सैलेड नहीं खाया, रायता बना के दे दो। रायता नहीं खाया, सौते करके दे दो, थोड़ा पनीर डाल दो। मेक इट इनटू वो वेरिएशन फॉर्म कि वो ये नहीं तो वो, नहीं तो वो फ्लेवर में कहीं ना कहीं वो खाना शुरू कर दे। हमारा पॉइंट है उनके पेट में ये चीजें जानी चाहिए, वो कैसे जाए, कौन से फॉर्म में जाए, इट्स एंटायरली अप टू अस। जरूरी नहीं है सैलेड मतलब ककड़ी हम्म, टमाटर ही काट के देना है, उसको हम किसी भी फॉर्म में डाल के दे सकते हैं। द सेकेंड इज द चेंज इन द बिल्कुल। ईटिंग हैबिट्स एंड प्रेफरेबली ऑफ द एंटायर फैमिली। सिर्फ बच्चे नहीं, क्योंकि वो बच्चे वही खाने वाले हैं जो आप खाने वाले हैं। वो अलग से कुछ तो नहीं खाएंगे। तो the eating habits हम्म, have to be same to the entire family. That is the second most important thing. And तीसरा is restricting the processed foods. मतलब जितना फास्ट फूड्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एरेटेड बेवरेजेस बेसिकली है, मतलब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है कि कैलोरी डेंस भी है और न्यूट्रिशनली इतना कुछ बेनिफिट भी नहीं करने वाली है, वो चीजें आइडेंटिफाई करके थोड़ी थोड़ी कम करनी है। पोर्शन साइज पे फोकस करें, लाइक ऐसे पूरा बिस्किट का पैकेट है, कुकी का पैकेट वो खा रहा था तो उसको 2 या 3 कुकीज पे रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि हम उन्हें कंप्लीटली जीरो पे ना डाल दे, बट हम्म, हम क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज द फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई पर खाना या तो सेम रहा है या तो बड़ा है। तो इन दैट केस द हम्म, फिजिकल एक्टिविटी नीड्स टू बी इम्प्रूव। अब ये घर के अंदर ही होना है, तो फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले टीवी, द स्क्रीन टाइम नीड्स टू कम डाउन। आइडली अच्छा। रिकमेंडेशन ये होता है कि द स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स फॉर एनी चिल्ड्रन मोर देन 2 इयर्स। 2 इयर्स के बिलो तो हम्म, स्क्रीन टाइम जीरो ही होना चाहिए, उनको तो टीवी दिया, मोबाइल देना ही नहीं है। बाकी बच्चों के लिए 2 आवर्स वुड बी द स्क्रीन टाइम। नाउ दिस वुड बी अगेन लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू है, ऑनलाइन एक्टिविटीज चालू है, ऑनलाइन स्कूलिंग चालू होगा थोड़े दिनों में। तो ये सारी हम्म, चीजें ऑलरेडी ऑनलाइन है, मतलब वो ऑलरेडी स्क्रीन टाइम को ऐड कर रही है। अब उसमें एड ऑन यूट्यूब टाइम या फिर कार्टून टाइम इज नॉट समथिंग यू वुड वांट टू। तो हम्म, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करे जहां तक हो सके, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी विद इन द होम इंक्रीज करे। तो उनके साथ बोर्ड गेम्स है, एक्टिविटीज है, घर के अंदर ही कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्लान करे जिससे वो थोड़े फिजिकली एक्टिव रहे। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो बच्चे अभी करंट सिनेरियो में इन द लास्ट 2 इयर्स थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन दैट वी हैव। वरना बच्चों को अगर खेलने दो तो वो 2 या 3 घंटे कहाँ खेलते हैं उनको भी नहीं पता चलता है, उन्हें ढूंढने जाना बिल्कुल, पड़ता है भाई कितना टाइम होगा, घर आ जाओ। तो बिल्कुल। ये चीज है, दे दे आर वेरी कीन ऑन द एक्टिविटी, जस्ट एक टर्न अराउंड देना है कि घर के अंदर ही हम उनको कैसे वो एक्टिविटी अलाउ कर सके। तो हाँ, वो थोड़ा एक बहुत चीज है जिसपे छोटा-मोटा हमें काम दे सकते हैं बच्चों को ताकि वो करने लगे, हाँ घर के कुछ हाँ छोटे-मोटे। थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको घर की एक्टिविटीज में ही उनको एड ऑन कर सकते हैं। तो वैसे वो थोड़ा बोल एटिकेट्स भी सीख जाते हैं कि घर पे कैसे हेल्प करनी है। तो हाँ, वो भी एक आ जाता है। तो बिल्कुल। छोटी मोटी चीजें तो उनको भी लगता है कि वो इन्वॉल्व है, बट घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं जिससे वो एक्टिव रहेंगे। हुँ, हुँ, सिर्फ काम नहीं, थोड़ा हम उनके साथ भी खेल सकते हैं। तो थोड़ा खेल थोड़ा काम वैसे मिक्स करके देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। हुँ। सही है, इससे मेंटल हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ सकता है। बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, क्योंकि हुँ, सी अगर हम पूरा दिन टीवी देख रहे हैं तो वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है, द वे वी हुँ, थिंक, द वे वी डू आवर थिंग्स। और टीवी पे बच्चे ज्यादातर या तो यूट्यूब देखते हैं या फिर लाइक आई सेड इंस्टा, और ये सारी रील्स होती है जो हम मोबाइल पे देखते हैं, या फिर कार्टून्स रहते हैं। अब कार्टून्स हुँ, में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट डजंट टेल अस द वे दैट वी लिव। हम वैसे नहीं जीते हैं। तो वो सारी हुँ, चीजें अच्छी है, गलत चीजें नहीं है, बट टू अ हुँ, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हुँ, एक्चुअली
देखा जाए ना, कुछ कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही बाकी के टर्म होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वी हैड अ फ्यू किड्स, वो लोग यूट्यूब देखते हैं, पर यूट्यूब पे क्या देखते हैं, कुकिंग शोज देखते हैं या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें देखते हैं, हाँ जिससे वो कुछ नया सीख रहे। हाँ हाँ। मतलब ऐसी चीज अगर स्क्रीन टाइम भी है तो स्क्रीन टाइम शुड ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ। ऐसा हम्म नहीं होना चाहिए कि देखने के लिए कुछ भी देख लिया। तो हम्म म्यूजिक भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट कुछ अगर उसमें सीखने मिले तो वो एक्टिविटी भी इम्प्रूव कर देता है बंदे का, और वो थोड़ा इनोवेटिव थॉट प्रोसेस भी आ जाता है अगर वो अच्छी चीजें कुछ एग्जैक्टली। वैसे देख रहे हैं तो हम्म वो इम्पोर्टेंट है कि वो क्या देखे वो भी हम मॉनिटर करें। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बच्चों को लगता है कि उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दे लाइक, कि उनको बड़ों की तरह ट्रीट करो, उनको इक्वल लेवल्स पे ट्रीट करो, तो उनको लगता है कि भाई नहीं, आई एम अ ग्रोन अप पर्सन नाउ, और मैं कुछ करूंगा जिससे अच्छी चीज है वो घर पे। बिल्कुल। नहीं, आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने लायक है कि पेरेंट्स हैं और जो फैमिली है उनको अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा और उन्हें पूरी तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा ताकि उनका जो बच्चा है वो भी अच्छी तरीके से उसका खान पान सही हो सके, उसकी आदतों में वहीं से बदलाव आता है। आखिर में मैं कि ये चीज़ जानना चाहूँगा मैम कि न्यूट्रिशन के लिहाज से क्या सलाह है आपके लिए ओवरऑल, जो बच्चे ओबेसिटी का शिकार नहीं है भी हैं और जो 20 हैं या ओवरवेट है या अंडरवेट, ओवरऑल लॉकडाउन में खासकर जब फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, तो आप क्या सलाह देंगी, क्या उनके न्यूट्रिशन में होना चाहिए? यस, सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए ना, द न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है सच्ची में, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक्स ये रहता है कि जहां तक हो सके वहां तक खाने में इंग्रेडिएंट्स जो है, जो भी लोकली अवेलेबल है, वॉट एवर फ्रूट्स, वॉट एवर वेजिटेबल्स, इवन सीरियल्स, अनाज जो अपने हैं, जो भी ले लो। जरूरी नहीं है ओट्स या किनवा या ऐसी कोई चीज लेनी है। नॉर्मल जो अपना अनाज है, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, एवरीथिंग इज वेरी हेल्दी। तो पहला ग्राउंड रूल ये होता है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करें। सो देर आर सर्टन फैट सोल्यूबल विटामिन्स जिसके लिए मेरे को फैट्स चाहिए, एज इन विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे को ऑयल या घी या चीज, ऐसा कोई चीज चाहिए जिससे वो विटामिन एब्जॉर्ब हो सके। तो फैट्स भी जीरो नहीं करने हैं, शुगर भी जीरो नहीं करना है, भी जीरो नहीं करना है, लेकिन जो जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में लेना चाहिए। शुगर जितना हम बेसिकली 2 to 4 स्पून दिन में खाते हैं उतना अलाउड है। एक आधा कुकी खाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक आधा पेस्ट्री वंस इन अ वाइल खाया, हेल्दी एज इन फ्रेश हो, इजीली अवेलेबल हो, और जितना हो सके उसी से खाना बनाए। और जब खाना बनाए तब ध्यान रखें कि सॉल्ट या शुगर या ऑयल जो आप यूज कर रहे हो वो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड रहे। मतलब एकदम तरी वाला खाना भी नहीं चाहिए मेरे को, और मेरे को बॉइल स्टीम फूड भी नहीं चाहिए। नॉर्मल एवरेज अगर ऑयल देखा जाए 2 to 3 स्पून थ्रू द डे, एंड सॉल्ट देखा जाए तो हम बोलते हैं जितना जो अपना खाना बनाने के लिए लगता है दाल एंड वेजिटेबल्स में उतना ही सॉल्ट होना चाहिए। फिर अगर आप कर्ड ले रहे हो या बटर मिल्क ले रहे हो या रायता ले रहे हो, उसमें ऊपर से सॉल्ट या चाट मसाला डाला, दैट्स माई एक्स्ट्रा, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। तो विदाउट अ रीजन अगर कोई चीज आप ऐड करो तो वो मेरा एक्स्ट्रा है, दैट इज समथिंग आई वुड वांट टू अवॉइड। सो लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इंश्योरिंग दैट हर चीज कंज्यूम हो, रोज एटलीस्ट 1 या 2 फ्रूट कंज्यूम हो, रोज 3 to 4 bowls ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम्ड इन द डे, फिर वो कोई भी वेजिटेबल्स हो उनको। ऐसे नहीं सिर्फ यही चाहिए कि पालक ही होना चाहिए या ब्रोकली ही होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट कैन बी टोमेटो, इट कैन बी cucumber, इट कैन बी गाजर, इट कैन बी बीट, इट कैन बी potatoes also, बट सेकेंड ग्राउंड रूल इज रोटेशन। कोई चीज रिपीट नहीं करनी है। ऐसे नहीं है कि 4 बोल फ्रूट बोला है तो पूरे दिन सिर्फ मैंगो या पूरे दिन सिर्फ बनाना ही खाना है, फिर वो गलत हो जाता है क्योंकि हम बाकी के हम्म न्यूट्रिएंट्स मिस कर देते हैं। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली। थिंग आफ्टर द फ्रेश फूड इज रोटेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सीजन में है वो खाओ, जो अवेलेबल है वो लो। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आजकल थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो जाती है, मतलब हमें सीजन की राह भी नहीं देखनी पड़ती। सो वट एवर इज अवेलेबल कीप इट ऑन रोटेशनल बेसिस। एंड इसमें कॉन्सेप्ट आता है कलर्स का, कि जितने अलग अलग कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इंक्लूड करते हैं उतने अलग अलग वाइटामिन आ जाते हैं, कि वो कलर्स जो है वो फाइटोकेमिकल्स और वाइटामिन की वजह से होते हैं जो नेचुरल फूड आइटम्स में होते हैं। तो अलग अलग कलर्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हम इंक्लूड करेंगे उतना हम इंश्योर करेंगे कि हम कोई न्यूट्रिएंट मिस नहीं कर जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का हिसाब रखना डिफिकल्ट है। दिस इज द इजी वे टू डू, कि अलग अलग कलर्स इंक्लूड करो जिससे अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग वेजिटेबल्स भी इंक्लूड हो जाए,
और विटामिन एंड मिनरल्स जो मेरे कवर करने हैं वो सारे कवर हो जाएंगे. So fresh fruits and rotation of foods and colorful fruits and vegetables. That is how we have it. And most importantly, पानी. हम normally पानी बहुत भूल जाते हैं. Even in kids, ज़्यादा नहीं पीते वो लोग. क्योंकि वो लोग बहुत अगर दौड़ भाग भी कर रहे हैं या फिर बैठे हैं तो they do not think of drinking water first जब तक हम उन्हें force ना करें. तो वो एक चीज है जो हमें सबको इनवाइट करनी है कि ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि पानी मेरे को डाइजेशन के लिए भी चाहिए, मेरे को फ्लशिंग के लिए भी चाहिए, मेरे को टॉक्सिन से उसको भी थ्रो करने के लिए चाहिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए. वाटर के बहुत सारे रोल्स हैं जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं. तो पानी इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हाइड्रेशन सबका इम्पोर्टेंट है और बच्चों का स्पेशली क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है पानी पीना. इट्स द लास्ट थिंग दे वुड एवर थिंक अबाउट अनलेस वो खेल के आए. तो उनको याद करवा के पानी या लिक्विड्स भी चलेगा. इट कैन बी अ मिल्क शेक, इट कैन बी अ फ्रूट जूस और नींबू पानी और सूप, एनी लिक्विड दैट यू ड्रिंक. बट पानी या लिक्विड्स पूरे दिन में उनको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पिलाना है. वो एक सेकंड चीज है जो हमें ध्यान रखनी है. हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. बिल्कुल जी बिल्कुल. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीनल शाह आज तक रेडियो से बात करने के लिए. थैंक यू प्रतीक. तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको कई सारी जानकारियाँ मिली होंगी. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर. अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह है, सुझाव है या शिकायत है तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हेलो डॉक्टर को आप सुन सकते हैं हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और पॉकेट कास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं. मेरा नाम है प्रतीक वाघमारे. अब मुझे दीजिए इजाजत. सुनते रहिए आज तक रेडियो. नमस्कार. दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर. खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको. तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था. फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है. ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर. सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर.